नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद पालिका भवन खाली करवाया गया। पुलिस, खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। बम स्क्वाड की टीम ने परिसर की जांच की। नगर पालिका परिसर में एंट्री बंद की जा चुकी है। अब देहरादून के भी कई थानों को बम की धमकी दी गई। बम धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। तो देखिए, मसूरी नगर पालिका कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर नगर पालिका भवन को तुरंत खाली करा दिया गया और सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल नगर पालिका परिसर में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति अभी फिलहाल प्रवेश नहीं कर सकता है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं और धमकी देने वाले की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। मसूरी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी मिली। नगर पालिका भवन को तुरंत खाली करवाया गया है और अब तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं और गहनता से परिसर की जांच की जा रही है। ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट मौके से? मसूरी नगर पालिका परिषद को आज जो है सुबह ईमेल आया था जिसमें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और इस ईमेल के बाद तुरंत जो है परिसर में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। खुफिया विभाग, साइबर सेल और बम निरोधक दस्ता जो है उसे सूचना दी गई और उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर जो है पूरा मोर्चा संभाला, जिसके बाद पूरे परिसर की गहनता से जांच की गई। एक एक चीज को वहां पर चेक किया गया है, यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद चप्पे चप्पे पर जो है वो कड़ाई से जो है छानबीन की गई है और अभी तक जो है वहां पर इस तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि कार्यालय के कमरों की, रिकॉर्ड रूम की, परिसर की और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से अभी भी जांच चल रही है और साथ ही जो आम लोग हैं उनको अभी परिसर में आने से रोक दिया गया। अस्थायी रूप से उनकी रोक लगा दी गई है। बाकी अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु जो है प्रारंभिक जांच में नहीं मिली है किसी भी तरह की और लगातार अधिकारी जो है इस पर अभी तक जांच कर रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं। साथ ही इसके आपको बता दें कि ये सिर्फ मसूरी ही नहीं बल्कि हरिद्वार हो और देहरादून के भी कई इलाकों में इस तरह की जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि पूरी जगह प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर जगह पर बारीकी से छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु कहीं नहीं मिली है, लेकिन लगातार जांच जो है वो की जा रही है। बिल्कुल स्मिता, तो चलिए, ये तो राहत की बात है कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन इस तरह के जो मामले लगातार, ना केवल हम प्रदेश की बात करें, पूरे देश से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब क्या वजह आपको इसके पीछे लगती है? क्या साइबर टीम कुछ कमजोर नजर आ रही है या क्या कारण? क्योंकि किस मंशा की वजह से ये होता है और उसके बाद कोई कार्रवाई सटीक हो नहीं पाती है, कुछ खास पता नहीं चल पाता है कि मेल आता है, प्रशासन का समय बर्बाद होता है, वहां पर टीमें पहुंचती हैं तत्परता से, क्योंकि ऐसे मामले गंभीर होते हैं, ऐसे मामलों को हल्के में नहीं ले सकती हैं टीमें, लेकिन समय तो जाहिर तौर पर खराब होता है प्रशासन का। बिल्कुल, देखिए ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें, हम फरवरी माह में भी इस तरह से लगातार हाई कोर्ट को, नैनीताल हाई कोर्ट को और जिला कोर्ट को उड़ाने की जो है धमकियां मिली थी। इससे पहले भी तभी इसी तरह का माहौल बनाया गया था, लेकिन उस वक्त भी प्रशासन ने, साइबर सेल ने जो है गहनता से जांच की थी और वहां पर कुछ असामाजिक तत्व थे जो इस तरह की शरारत कर रहे थे। हालांकि वो अरेस्ट हो गए थे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई थी और अभी भी इसी तरह की कुछ आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बात को प्रशासन किसी भी तौर पे नजरअंदाज नहीं कर रहा है, इस बात को हल्के में नहीं ले रहा है कि ये सिर्फ शरारती तत्व हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच हो रही है और जो भी जांच सामने आएगी उस पर जो भी कार्यवाही होनी है जायज वो की जाएगी और जो भी जिसने भी ये मेल भेजा है उसको जल्द से जल्द पकड़कर सजा देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने देश को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, त्याग और राष्ट्र सेवा की भावना आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रति समर्पण और जनसेवा का उनका आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए मार्गदर्शक होगा। और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को नमन किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के आगे नतमस्तक नजर आए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनके योगदान को सीएम ने नमन किया। जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान आज भी युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, इस तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधानों का विरोध किया और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। वहीं पूर्व विधायक और दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, जिनका जीवन आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में मौजूद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बलिदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिद्वार में बीजेपी की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित किए गए। डॉक्टर मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और मौके से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए और बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को नमन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उनके साहस को और जो ऐतिहासिक कदम उनकी ओर से उठाए गए सभी को सलाम किया। और वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासत अब तेज हो गई है। चर्चा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मैदान में उतर सकती है। इस पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कुकरेती का कहना है कि अगर भाजपा और कांग्रेस ने विकास के मुद्दों पर काम किया होता तो उन्हें धर्म का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए और जनता को तय करना चाहिए कि वो किस तरह की सरकार चाहती है। धर्म के मुद्दे को लेकर प्रदेश में राजनीति गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के मुद्दे पर प्रदेश में सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगे। अब देखिए 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, हालांकि उसके पहले ही तमाम सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब धर्म के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि अगर काम किया होता तो आज हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट नहीं मांगने पड़ते। अब देखना होगा कि इसको लेकर बीजेपी की ओर से क्या कुछ पलटवार किया जाता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पर यूकेडी गर्माती हुई नजर आई, जोरदार निशाना साधा है। कहा कि राजनीतिक दलों को विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। देखिए वो उनका है, उनके पास अगर उनके पास उन्होंने विकास किया होता तो तमाम ये चीजें जो है करने की आवश्यकता नहीं थी। हम ये कहते हैं कि आपके अंदर अगर आपने कोई विकास किया है इस राज्य का तो विकास के नाम पे वोट मांगे ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, सीधा कहना है हमारा। और दूसरा यह है कि आप ये उत्तराखंड की जनता को देखना है।
कि आपने इस राज्य को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ये इनको जो है मंत्री और संतरी बनाना है या विकास की ओर अग्रसर। देखिए, धर्म के पुजारी हम भी अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। और वहीं देहरादून कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान कुल 145 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें अधिकतर मामले संपत्ति विवाद, भूमि सीमाओं और अन्य नागरिक समस्याओं से जुड़े हुए थे। जिलाधिकारी ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जिससे लोगों को तुरंत राहत मिली। बाकी बची शिकायतों के जल्द समाधान के लिए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाए ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, जनता की समस्याओं को लेकर सुनवाई हुई और इस दौरान ये तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्या लेकर लोग अधिकारी के पास पहुंचे, जहां खुद जिलाधिकारी ने सभी की समस्याओं को सुना और त्वरित निपटारे के निर्देश भी जिलाधिकारी की ओर से दिए गए। साथ ही ये भी कहा कि तुरंत एक्शन लिया जाए जनता की समस्याओं पर, ताकि कोई परेशानी ना हो जनता को। जिलाधिकारी ने समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। इसके साथ ही जो समस्याएं रह गई हैं उनके त्वरित निपटारे के आदेश अधिकारियों को जिलाधिकारी की ओर से दिए गए। आज लगभग 145 रजिस्टर्ड शिकायतें आई हैं और वेरियस टाइप्स की शिकायतें थी, जिसमें लोगों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थे, बाउंड्री डिस्प्यूट थे या इससे रिलेटेड, इसके अलावा भी कई अन्य किस्म की शिकायतें, और उनमें से कई सारी शिकायतों का वहीं पे निस्तारण करने का भी हम लोगों ने उसे इंश्योर किया था कि कुछ शिकायतें मौके पर ही निस्तारित हो गई और बाकी शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं रुद्रपुर में विधायक शिव अरोरा ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में क्षेत्र में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। विधायक ने सभी निर्माण कार्यों की स्थिति को विस्तार से देखा, काम की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सड़क निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बैठक में यह भी कहा गया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि क्षेत्र में चल रही सभी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें और विकास कार्यों में सुधार आए। तो देखिए, विधायक शिव अरोरा ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ खास मंथन किया गया। सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति, डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने जाना और ये साफ कहा है कि निर्माण कार्य में धीमी गति पर नाराज हैं और इस गति को आगे बढ़ाया जाए, क्रियान्वयन और तेजी के साथ किया जाए। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। विधायक की सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि जिस तरह से धीमी गति से काम हो रहा है वो संतोषजनक नहीं है। निर्माण कार्य में धीमी गति पर विधायक शिव अरोड़ा ने नाराजगी जाहिर की। वहीं देहरादून के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने शहर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि अग्नि सुरक्षा ऑडिट विभाग की नियमित प्रक्रिया है और हर महीने इसकी समीक्षा भी की जाती है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। पिछले महीने दमकल विभाग ने 200 से अधिक भवनों का निरीक्षण किया, जिसमें कई जगह फायर एनओसी होने के बावजूद सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव में लापरवाही पाई गई। सीएफओ ने कहा कि जिन भवनों में कमियां मिल रही हैं उन्हें सुधार के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर तय समय में सुधार नहीं हुआ तो भवन मालिकों के खिलाफ फायर सर्विस एक्ट 2016 के तहत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान शहर को आगजनी की घटनाओं से सुरक्षित बनाने के लिए लगातार जारी रहेगा। तो देहरादून में अग्नि सुरक्षा ऑडिट लगातार हर महीने हमारी मॉनिटरिंग की जाती है, एक बैठक ली जाती है मुख्यालय के द्वारा। उसमें ये पूछा जाता है कि आपने पिछले महीने कितने संस्थान चेक किए हैं और क्या आपने उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं या क्या चीज़ें आपने ठीक उसमें ठीक हुई हैं। तो देखिए, ऑडिट हमारा जारी है।
हमने पिछले महीने भी 200 से अधिक भवनों का सुरक्षा ऑडिट किया था। कई भवनों में जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हैं वो मेंटेन नहीं होते हैं। इस तरह जब किसी ने फायर एनओसी ली, 3 साल का टाइम रहता है तो वो फायर इक्विपमेंट लगवाता है, उसके बाद उनकी मेंटेनेंस पे वो ध्यान देता नहीं है। तो ऐसे कई विषय हमारी जानकारी में आए कि भाई फायर इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस नहीं है। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड की निदेशक मंडल की खास बैठक हुई और इस बैठक में केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा हुई। कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि दोनों रोपवे प्रोजेक्ट्स में फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस का काम तेजी से पूरा किया जाए, साथ ही सभी जरूरी सर्वे समय पर पूरे किए जाएं और यूटिलिटी शिफ्टिंग, बिजली और पानी से जुड़े कार्य जल्द खत्म किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि रोपवे के आसपास पार्किंग, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और व्यावसायिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में बताया गया कि केदारनाथ रोपवे का लिडार सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा हो चुका है। जियो टेक्निकल और टोपोग्राफी सर्वे भी पूरे हो गए हैं। लॉजिस्टिक्स का ड्राई रन भी सफल रहा है। हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए जमीन का सर्वे लगातार जारी है। खराब मौसम के कारण कुछ कार्यों में देरी हुई है। वहीं हरिद्वार के टिबड़ी क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान सरकारी भूमि पर बनी 50 से अधिक झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई राजाजी टाइगर रिजर्व और रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए की गई। अभियान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे इलाके को खाली कराया गया, अवैध कब्जों को हटाया गया। प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी चेतावनी दी कि भविष्य में भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में काफी हलचल भी देखने को मिली है। टिबड़ी क्षेत्र में प्रशासन का पीला पंजा चला। उत्तराखंड के हरिद्वार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है। अतिक्रमणकारियों की ओर से ये कार्रवाई की गई। 50 से अधिक झुग्गियों पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह बड़ा एक्शन लिया गया। अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने रुद्रप्रयाग में 16 जून को हुई घटना को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन वो मौके पर मौजूद थे। जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में 3 महत्वपूर्ण मांगे रखी गई थी। पहली, कोई भी यात्री हथियार लेकर तीर्थ यात्रा पर न जाए। दूसरी, तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए हेमकुंड साहिब यात्रा को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाए। और तीसरी, घटना में घायल हुए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। मुकेश नेगी का आरोप है कि प्रशासन और सरकार ने उनकी किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि आज नगरासू क्षेत्र में तनाव और अव्यवस्था का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो कांग्रेस और स्थानीय लोग जन आंदोलन शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चमोली की घटना को सरकार हरिद्वार लेके जा रही है। चमोली जनपद एक शांत प्रिय जनपद है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, यहाँ की जनता सीधी सादी है। और घटना अगर चमोली की होती है और आप उसको सीधे हरिद्वार लेके जाते हैं। हमारे पास रुद्रप्रयाग में कर देते, आप पड़ोसी जनपद हमारा रुद्रप्रयाग है, वहां जा अगर आपको चमोली पे विश्वास नहीं था तो आप रुद्रप्रयाग करते। वहीं रुद्रप्रयाग विवाद मामले में पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद से जुड़े दोनों केस अब चमोली से हरिद्वार पुलिस को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये घटना 16 जून की बताई जा रही है, जिसमें मारपीट के बाद 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब इस पूरे केस की निगरानी हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर करेंगे और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस के आचरण पर लगे आरोपों की जांच डीआईजी यशवंत सिंह चौहान को सौंपी गई है। डीआईजी को यह जांच 2 हफ्तों के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवनीत सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं।
वहीं देहरादून के लालपुर इलाके में एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस सड़क किनारे मौजूद मजदूरों और राहगीरों पर चढ़ गई, जिससे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। शुरुआती जानकारी में बात सामने आई है कि बस चालक को अचानक दौरा पड़ गया था, जिसकी वजह से वो वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे के बाद चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। लालपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ। वहीं चंपावत जिले के गल्ला गांव देवली माफी सड़क पर बसौटी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान नवीन राम अपने बेटे के साथ कार से चंपावत से अपने गांव जा रहे थे, तभी बसौटी के पास उनका वाहन अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर दोनों को खाई से बाहर निकाला और निजी वाहन से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार नवीन राम की हालत गंभीर है और उनकी छाती की हड्डियां टूट गई हैं। बेहतर इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया है। बेटे कुमार की हालत खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही सांसद अजय टमटा, विधायक खुशहाल सिंह, अधिकारी, पूर्व विधायक पूरन सिंह फरत्याल और अन्य जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल जाना। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सड़क पर कीचड़ हादसे की वजह हो सकता है। बताया जा रहा है कि घायल नवीन राम चंपावत जिले के प्रमुख मत्स्य पालक हैं, जिन्हें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। पिछले 4 दिनों में जिले में 3 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 दिन में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जो अब चिंता का विषय बन गई हैं। चंपावत में भीषण सड़क हादसा हुआ। दोनों जो रोड एक्सीडेंट में जो घटनाएं हुई है, इनको सारे डॉक्टर्स ने यहाँ पर खुद देख लिया है। उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। जितना हेड इंजरी, हेड में चोट लगी है, उसका उन्होंने टेस्ट किया, क्योंकि अभी हमने बात की है ऊपर, तो एयर एम्बुलेंस करके इनको ले जाने की बात हुई है। करीब 15 मिनट में चॉपर देहरादून से आएगा और इनको एयरलिफ्ट करके ले जाएंगे, क्योंकि न्यूरो का मामला है। वैसे स्पाइन इंजरी मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि हाथ पैर साथ काम कर रहे हैं। और जो भी चोट है वो सर पे, तो सर पे कैसी चोट है, कितनी है, क्योंकि उसका CT स्कैन होगा, बाकी न्यूरो उसको देखेगा, इसलिए हायर सेंटर के लिए हम ले जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।